इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टीवी 9 भारतवर्ष लगातार अपनी बड़ी कवरेज कर रहा है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और बड़ी खबर यह कि पुंछ में पाकिस्तानी हमले का एक नया वीडियो सामने आ गया है। रिहायशी इलाके में पाकिस्तान ने गोले दागे, घर के कंपाउंड में पाकिस्तान की गोलाबारी के सबूत दिखाई दिए। रिहायशी इलाके में पाकिस्तान ने किस तरह से गोले दागे, एक घर के कंपाउंड में देखिए किस तरह से गोलाबारी की गई थी पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी की गई उसमें रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। घर के कंपाउंड में ही पाकिस्तान की गोलाबारी के सबूत अब दिखाई दे रहे हैं। पुंछ से ये तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरह से यहां पर हमला किया गया था। सीमा पार से पाकिस्तान लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। यह वीडियो पाकिस्तानी हमले का पहला वीडियो सबूत है। पुंछ में पाकिस्तान ने एक घर को निशाना बनाया। जिस वक्त पाकिस्तान से यह हमला हुआ, घर में एक कार खड़ी थी और पाकिस्तानी गोला एकदम कार के पास आकर गिरा। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से घर के कंपाउंड में आकर गोला गिरा जो पाकिस्तान ने गोलाबारी की। पाकिस्तानी हमले का दूसरा वीडियो सबूत भी देखिए। पाकिस्तानी सेना ने घर के कंपाउंड पर देखिए किस तरह से दूसरी तरफ का और दूसरा एंगल है जहां से दिखा रहे हैं हम तस्वीरें, गोलाबारी की है। आप देख सकते हैं कि सीमा पार से एक गोला इस घर के कंपाउंड में आकर गिरता है और इस तरह से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। तो पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया गया वो हमने आपको दिखाएंगे हम आपको, क्योंकि ये दो सबूत आपने देखे। पाकिस्तान ने कैसे गोलाबारी की, एक घर के कंपाउंड में रिहायशी इलाकों को कैसे निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को कैसे करारा जवाब मिला ये भी जान लीजिए। भारत के हमले से पाकिस्तानी पोस्ट तबाह हो गई है। एलओसी पर पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। आपको हम वो पोस्ट दिखाएंगे जिस पोस्ट से नागरिकों पर हमले हो रहे थे। बॉर्डर एरिया में गोले दागे जा रहे थे पाकिस्तान द्वारा। पाकिस्तान की पोस्ट को धुआं धुआं कर दिया गया है। तो देखिए ये वो पोस्ट है जिसे उड़ा दिया गया, धुआं धुआं कर दिया गया भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई में। तो पहले हमने आपको वो सबूत दिखाए कि किस तरह से रिहायशी इलाकों में घर के कंपाउंड में गोलाबारी की गई और फिर जवाब कैसे मिला पाकिस्तान को, उसका सबूत ये आपके सामने। ये तस्वीर जो दिखाती है कि पाकिस्तान का यही वो पोस्ट है जहां से नागरिकों पर हमले किए जा रहे थे। बॉर्डर एरिया में गोले दागे जा रहे थे पाकिस्तान द्वारा इसी तरह की पोस्ट से, और इस पोस्ट से भी तो पाकिस्तान की इस पोस्ट को ही उड़ा दिया गया है, धुआं धुआं कर दिया गया है। ये सबूत इस बात का कि कैसे भारत ने जवाब दिया है। अब आपको हम दो तस्वीरें दिखाते हैं, भारत कैसे पाकिस्तान पर प्रचंड प्रहार कर रहा है। देखिए ये दो तस्वीरें, पाकिस्तानी सेना सीमा पार से जिस पोस्ट से हमला कर रही थी उसे कैसे उड़ा दिया भारतीय सेना ने, वो आप देख रहे हैं। पाकिस्तान की उस चौकी को उड़ा दिया गया है। इसी चौकी से लगातार पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी की जा रही थी, जिसके जवाब में भारत ने उस पोस्ट को ही तबाह कर दिया। तो देखिए जिस चौकी से पाकिस्तान हमला कर रहा था वो हम आपको दिखा रहे हैं और भारत ने कैसे उस चौकी को उड़ाया है वो लाइव तस्वीरें उस वक्त की, तब जबकि भारत ने हमला किया उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो दोनों तस्वीरें कैसे चौकी का मलबा अब दिखाई दे रहा है और कैसे उस चौकी को उड़ाया है भारत ने प्रचंड प्रहार करके, दोनों तस्वीरें आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर। एलओसी पर पाकिस्तान की हिमाकत का भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। पाकिस्तान ने रात भर एलओसी से सटे इलाकों में हमले किए जिन्हें भारत ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर हमला कर रहा है। हम 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन 8 तस्वीरों में पाकिस्तान की नापाक हरकत के सबूत साफ साफ देखे जा सकते हैं। कैसे घर तबाह हो गया है, कैसे गोलियों से निशाना बनाया गया घरों को, कैसे मलबे में तब्दील हो गया पाकिस्तान का पोस्ट, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन कैसे सामान ढूंढते हुए लोग, दुकानों पर कैसे हमला किया गया, घरों पर कैसे हमला किया गया, रिहायशी इलाकों को कैसे निशाना बनाया गया, उसकी सबूत सामने आपके हैं इन 8 तस्वीरों में। पाकिस्तान के हमले से उड़ी में नुकसान हुआ है। उड़ी से सुरक्षित जगह जा रहे हैं अब लोग। पाकिस्तान से हमलों की वजह से उड़ी में दुकानें बंद कर दी गई हैं। तो यहाँ पर उड़ी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कल रात भी लगातार हम आपको जब खबर दिखा रहे थे तो उड़ी एक ऐसा इलाका था पाकिस्तान से सटे हुए तमाम इलाकों में, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी की जा रही थी, उड़ी में भी काफी नुकसान हुआ है। उड़ी से ही क्या है ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त, ग्राउंड पर क्या हालात हैं जानने के लिए देखिए टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता इरफान कुरैशी की रिपोर्ट।
इस समय हम आपको उड़ी सेक्टर से तस्वीरें दिखाएंगे। ये वो जगह है जहां कल जो है दो तरफ से लगातार शेलिंग देखने को मिली और ये देख सकते हैं जो लोग यहाँ मौजूद थे वो अब जो है यहाँ से सेफर प्लेसेस की ओर जाना शुरू किए हैं। हालांकि यहाँ आसपास प्रशासन की तरफ से कुछ सेफ्टी बंकर्स में भी लोगों को रखा गया था, लेकिन जिस तरह की स्थिति उड़ी सेक्टर में आज रात जो है वो यहाँ बनी, उसकी वजह से ये पूरा इलाका जो है ख़ास साफ तौर पर दहशत में है। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से लगातार जवाबी कार्रवाई दी जा रही है इन सरहदी इलाकों से। इस तरफ भी दिखाएं मुर्तज़ा, ये जो तमाम इलाका है यहाँ तक जो है शेलिंग के स्प्लिंटर्स और शेलिंग देखने को मिली। ये तमाम दुकानें बंद हैं। ये उड़ी से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पूरा जो मेन मार्केट है उड़ी का पूरा बंद है। काफ़ी लोग जो है यहाँ से निकल चुके हैं, जो लोग निकले नहीं हैं वो निकलना शुरू हुए हैं। ये यहाँ पर मीडिया की गाड़ियाँ थीं और इस तरफ हम कवर कर रहे थे और यहाँ जो है बुलेट्स जो है गाड़ियों के साथ हिट हुए। ये आप देख सकते हैं कांच पड़े हुए हैं और ये इस तरफ TV9 की OB वैन और इसके बाद ये हमारी मीडिया की गाड़ी है जहाँ जो है आप देख सकते हैं पूरा नुकसान हुआ है। ये कांच टूट गया, यानी कि गाड़ियाँ भी जो है वो भी टारगेट हुई है। पाकिस्तान ने सांबा में गुरुद्वारा को भी निशाना बनाया था। पाकिस्तान के हमले की वजह से गुरुद्वारे में काफी नुकसान हुआ था। सांबा के गुरुद्वारे से कुमार कुंदन की ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की कायराना हरकत से गांव वाले हों या इलाके वाले हों, सब लोग अपनी अपनी तरफ से व्यवस्था कर रहे हैं। बंकरों का निर्माण किया जा रहा है और गुरुद्वारों में भी जो लंगर का जो बड़ा वाला हॉल होता है उस हॉल में भी लोगों के बैठने के लिए, रहने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं की जा रही है, जिससे कि वो आराम से रह भी सकें और इसके साथ साथ उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसके साथ ही जो गुरुद्वारा साहिब है वहाँ से भी कुछ फरमान आया है। क्या है इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ लोग मौजूद हैं। एक बात बताएं, आप लोगों को क्या जो गुरुद्वारा साहब की तरफ से क्या फरमान आया है? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो हमारे संस्था है जैसे कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर साहिब, उनकी तरफ से और हमारे जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि सरहदी इलाकों में जितने भी गुरुद्वारा साहिब हैं उन सभी में जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के जो पावन स्वरूप हैं उन स्वरूपों को किसी सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया जाए। तो उसके लिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पुख्ता प्रबंध जो किए हैं, तो आज इस काम को जो अंजाम दिया जाएगा, सारे जो स्वरूप हैं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के वो सुरक्षित स्थान पे पहुंचाए जाएंगे। क्योंकि जैसे हालात इस समय बने हुए हैं, अगर कहीं खुदा न खास्ता कहीं हमें जाना पड़े, जहाँ गांव छोड़ना पड़े, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी आदेश जारी किया गया है कि जो गांव हैं वो खाली कर दिए जाएं, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप हैं उन्हें आज सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया जाएगा। और जो हमारे गुरुद्वारा साहिब के जैसे हाल हैं, लंगर हाल हैं, वहाँ पे भी जो क्योंकि अंडरग्राउंड लंगर हाल हैं उनको हम एज ए बंकर भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ जैसे जिस तरह की भी स्थिति होगी हम उस स्थितियों के लिए से निपटने के लिए तैयार हैं। कितने लोगों के लिए वैसे लंगर हॉल में आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट किया जा सके वहाँ पे? जितने भी अपने गांव के आदमी हैं उसी के हिसाब से जितना उसमें एडजस्ट हो सके अपना अपना लंगर हाल के मुताबिक उसी के हिसाब से उनको वहाँ पर एडजस्ट करेंगे। वहाँ पर ही खाने पीने का बंदोबस्त होगा। गांव एक जगह इकट्ठा रहेगा। वहाँ पर हम डटेंगे, डरेंगे नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे, वहाँ पर ही रहेंगे। भारत के हमले के बाद पाकिस्तानी सांसद ने बयान दिया है, जंग किसी के हक में नहीं, कहा है मिसबाउद्दीन ने। हमारे हक का गैस और तेल नहीं मिलता हमें, हमारे इलाके में लोग परेशान हैं। यानी अपने हक का अभी तो राशन पानी भी नहीं मिल रहा है, गैस और तेल भी नहीं मिल रहा है, लेकिन ये युद्ध किसी के हक में नहीं। तो देखिए पाकिस्तान से इस तरह की आवाज भी निकलकर सामने आ रही है। परेशान तो जाहिर सी बात है ही, और अब और ज्यादा परेशानी बढ़ती जा रही है। हमारे साथ खास मेहमान भी यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी सिवाच जी मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ नौसेना कमांडर विक्रमजीत सिंह भी मौजूद हैं। लेकिन अश्विनी सिवाच जी, पाकिस्तान को दरअसल ये जो हालात हैं अब जो बनते दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरह से भारत लगातार पाकिस्तान को जवाब भी दे रहा है, पाकिस्तान में नुकसान भी हो रहा है, ये समझ आ रहा है दरअसल वहाँ के लोगों को भी, वहाँ के इन तमाम सांसदों को भी, जो कह रहे हैं कि ये किसी के हक में नहीं है।
हाँ देखो, सच्चाई ये है पाकिस्तान की हालात ख़राब हैं और जिस प्रकार से उन्होंने एक 26 लोगों को मारा था 22 अप्रैल के, उसके बाद जब से भारत ने जवाबी कार्रवाई की है, जब 9 टेररिस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बर्बाद कर दिया और हमने कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन या सिविलियन एरिया को टच नहीं किया, और एक प्रकार से ये हमने दिखाया था कि आप आतंकवाद का एक प्रकार से गढ़ है पाकिस्तान, ये फैक्ट्री है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और यही नहीं, हमने जो हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तौबा और बेसिकली जैसे मोहम्मद के जो कैंप हैं और उनका जो हेडक्वार्टर है, चाहे वो बवालपुर में हो, चाहे आप मुर्दीका में या सालकोट में, बर्बाद कर दिया। इसके बाद जब पाकिस्तान ने पलटवार करने की कोशिश की 15 जगह, कल उसने जो हमारे कश्मीर में जो अवंतीपुर से लेके गुजरात में भुज तक 15 जगह उन्होंने रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। मगर ये सच्चाई है कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके अंदर आकाश भी है, S-400 है, उनको नकारा कर दिया। एक भी मिसाइल, रॉकेट या ड्रोन उनसे निकल नहीं पाया। और यही नहीं, जब हमने पलटवार किया पाकिस्तान के ऊपर, तो जब उनका इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद और रावलपिंडी और लाहौर के अंदर हमने उनका एयर डिफेंस सिस्टम ही न्यूट्रलाइज कर दिया। तो सच्चाई यह है कि बहुत मार पड़ी है। पाकिस्तान का अवाम आज पाकिस्तान के अगेंस्ट है। आज पाकिस्तान की जो फौज है उसके अंदर डिजर्शन हो रही है, लोग भाग रहे हैं, वो नहीं लड़ना चाहते। 400 अफसर रिजाइन कर चुके हैं। और यही नहीं, यानी पाकिस्तान में सर लोगों को ये समझ आ रहा है कि दरअसल इसका मतलब क्या है। पहले ही वो प्रताड़ित थे, पहले ही परेशान थे पाकिस्तान की सेना से, और पाकिस्तान की सेना में भी तमाम ऐसे वॉइसेस थी जो आसिम मुनीर के खिलाफ थी। अब उन्हें शायद ये मौका दिखाई दे रहा है कि वो अपनी आवाज को उठा सकते हैं या उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि जो हालात अभी बन रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे हैं नहीं। उन्हें समझ आ रहा है कि दरअसल क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। कुपवाड़ा में पाकिस्तानी हमले से बहुत नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने आम लोगों को निशाना बनाया और ये पाकिस्तान की कायरता दिखाता है। पाकिस्तानी सेना ने रात भर गोलाबारी की और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान की तरफ से ये किया गया है। देखिए किस तरह से कुपवाड़ा में क्या हालात बने, पाकिस्तान की तरफ से किस तरह से यहाँ पर गोलाबारी की गई। संवाददाता जितेंद्र शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए कुपवाड़ा से। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस वक्त शेलिंग की जा रही है। लगातार पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जो कुपवाड़ा, इसके अलावा पुंछ और इसके साथ ही जो अन्य बॉर्डर के इलाके हैं, तमाम जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार शेलिंग की जा रही है। और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से कल रात भी यहाँ पर शेलिंग की गई और उसके बाद यहाँ पर जो तमाम आप घरों के शीशे देखेंगे वो पूरे तरीके से आपको यहाँ पर टूटे हुए दिखाई देंगे। ठीक सामने मैं चाहूँगा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाए। ये देखिए किस तरीके से बाकायदा शेल यहाँ पर गिरा और उसके बाद ये देखिए ये बिजली का खंबा है जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से यहां पर छेद हुए हैं। और ठीक सामने ये देखिए गाड़ी है ऑल्टो कार जो पूरे तरीके से यहां पर चकनाचूर हो चुकी है। ठीक सामने घर देखिए, घर पूरे तरीके से यहां पर डैमेज हो चुका है। तो लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग है वो लगातार की जा रही है और रात के वक्त काफी नुकसान इन इलाकों में किया जा रहा है। ये तो रात के टाइम हो गए, मैं तो यहाँ पे किराएदार है, मेरे दुकान भी यहाँ नई दुकान है सर। तो हम उस टाइम सोए थे जब रात के टाइम वहाँ यहाँ पे शेलिंग हो रहा है सर। साथ ही ये घर देखिए किस तरीके से ये जो घर है वो पूरा डैमेज यहाँ पर आपको दिखाई देगा। सड़क पर गड्ढे हो चुके हैं और उसके बाद ये देखिए साफ तौर पर सामने वाले जो घर है उसके शीशे यहाँ पर टूटे हुए हैं। और मैं चाहूँगा कैमरामैन से आपको नीचे की तरफ भी आए। ये देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे तरीके से जो पाकिस्तान है वो बौखला गया है और उसकी बौखलाहट इन तस्वीरों से साफ तौर पर देखी जा सकती है। कुपवाड़ा का इलाका है और यहाँ से जो LOC है वो काफ़ी नज़दीक है। और उसके बाद ये देखिए किस तरीके से इस पूरे रिहायशी इलाके में यहाँ पर शेलिंग की जा रही है। ये देखिए घर इनका, ये भी पूरे तरीके से शीशे हैं वो टूट चुके हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन आपको दिखाई, ये देखिए यहाँ पर भी आपको शटर के अंदर छेद यहाँ पर दिखाई देंगे। ये देखिए शेलिंग के छेद यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा जो शटर है उसके अंदर आप देख सकते हैं छेद हुए पड़े हैं। दीवार के ऊपर देखिए यहाँ पर ये दीवार है, यहाँ पर भी छेद आपको दिखाई देंगे। तो शेलिंग के निशान इस पूरे कुपवाड़ा इलाके के अंदर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने अहम बैठक की है। BSF और CISF के DG के साथ उन्होंने अहम बैठक की। एयरपोर्ट और महत्वपूर्ण भवनों की सुरक्षा की समीक्षा की गई। इस बैठक में सीमावर्ती इलाकों को खाली करने के निर्देश भी दिए गए। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी मिल रही है। वो तमाम लोग जो सीमावर्ती इलाके में रहते हैं उन्हें सुरक्षित जगह जाने का निर्देश दिया जा रहा है।
तो ये समीक्षा बैठक सिर्फ इसलिए नहीं कि सीमावर्ती इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पर ले जाया जाए, बल्कि देश भर में भी अहम जो इमारतें हैं उनकी सुरक्षा को कैसे और चाक चौबंद किया जा सकता है, उनकी सुरक्षा की समीक्षा की गई है। महत्वपूर्ण भवनों की सुरक्षा की समीक्षा की गई है। एयरपोर्ट की सुरक्षा को कैसे और सुनिश्चित किया जाएगा। इसी वजह से बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई है। हमारे साथ इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए TV9 भारतवर्ष संवाददाता अमोद राय जुड़ गए हैं। अमोद, अहम बैठक है ये, क्योंकि पूरे देश में भी समीक्षा की गई कि सीआईएसएफ और बीएसएफ के डीजी के साथ कि कैसे सुरक्षा को और पुख्ता किया जाएगा, लेकिन साथ ही सीमावर्ती इलाकों में इस वक्त जिस तरह से गोलाबारी हो रही है, वहां के लोगों को भी लेकर यहां पर अहम निर्देश दिए गए हैं। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जो सूत्रों से जानकारी मिली इस बैठक की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि गृह मंत्री ने इस बात पर काफ़ी चिंता व्यक्त की और चर्चा की कि जो लोग सीमावर्ती क्षेत्र में रह रहे हैं उनके सुरक्षा के लिए बीएसएफ ने अब तक क्या क्या किया है, उनको कहाँ शेल्टर दिया गया है, उनके खाने पीने, रख रखाव, दवा वगैरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, और उनको जो जिस शेल्टर जहाँ शेल्टर दिया गया है, जहाँ बंकर में उनको रखा गया है, वो सुरक्षित है कि नहीं, साफ़ सफाई वहाँ है कि नहीं। यानी जो सीमावर्ती क्षेत्र में जो भारतीय लोग रह रहे हैं, जिनको जान को खतरा है, जिनको पिछले 2-3 दिनों में शिफ्ट कराया गया है, उनको किसी तरह की दिक्कत ना आए और उनके जान माल को सुरक्षा रहे, इस पर पहली बातचीत हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण बातचीत सीआईएसएफ के डीजी से जो राष्ट्रीय महत्व के इंस्टॉलेशन है, जो राष्ट्रीय महत्व के हमारे संस्थान हैं, उनके रख रखाव पे कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इन सब तमाम विषयों पर चर्चा हुई, क्या क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, और इन मुद्दों पे भी चर्चा हुआ। इसके साथ ही चूँकि आईबी के भी डायरेक्टर इसमें बैठक में शामिल थे, तो उन्होंने भी जो इनपुट्स उनके पास थे वो साझा किए, और जो इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर भी इसमें सीआरपीएफ को लेकर कई बातें हुई। खास करके पिछले दिनों जैसे हमने देखा है कि नेपाल सीमा पर जिस तरह से चौकसी बढ़ाने के लिए बात कही गई थी, तो उसका भी असेसमेंट इस बैठक में हुआ। लेकिन मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है, जो सीमा हमारा क्षेत्र है, वहाँ पे जो लोगों को हटाया गया है, पीछे किया गया है, उनके रख रखाव, सुरक्षा और उन मसलों पर तमाम जानकारियाँ ली गई, और आगे क्या एहतियात बरतना है उसके लिए दिशा निर्देश भी गृह मंत्री ने इस बैठक में डीजी से दिया है। बहुत शुक्रिया अमोद इस तमाम जानकारी के लिए। पाकिस्तान की संसद में शहबाज शरीफ की ही किरकिरी हो रही है। शहबाज शरीफ को गीदड़ कहा जा रहा है पाकिस्तान की संसद में। मोदी का नाम लेने से डरते ये कहा जा रहा है, संसद में ही किरकिरी हो रही है शहबाज शरीफ की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कैसे उनकी संसद में ही उन्हें गीदड़ कहा गया। साथ ही ये भी कहा गया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेने से भी डरते हैं। प्रधानमंत्री को संसद में गीदड़ बुलाया जा रहा है। रक्षा मंत्री बेतुके बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बेतुका बयान सामने आया है। लोकेशन लीक ना हो इसलिए ड्रोन इंटरसेप्ट नहीं किया हमने, इसलिए ड्रोन से हमला होने दिया। ड्रोन हमला हमारी लोकेशन पता करने के लिए था। तकनीकी मामला ज्यादा बताना ठीक नहीं है, ये कहकर उन्होंने बचने की कोशिश की। पाकिस्तानी संसद में ये जवाब दिया गया, ये बयान दिया गया ख्वाजा आसिफ द्वारा। नौसेना कमांडर बिक्रमजीत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिक्रमजीत जी, भारत में भी ड्रोन हमले किए गए, हमने तो उन्हें निशाना बनाया। ये पाकिस्तान में ख्वाजा आसिफ लगातार बेतुके बयान देते रहे, वो पहले दिन से बेतुके बयान दे रहे हैं, तो बेतुके बयानों की तो कोई लॉजिक या लिमिट नहीं है, लेकिन दरअसल उनके पास कोई जवाब नहीं था, और इस वजह से वो इस तरह की बेतुकी बात अपनी संसद में कर रहे थे कि लोकेशन इंटरसेप्ट करने के लिए किया, इसलिए हमने अटैक नहीं किया, क्योंकि उनके घर में जाकर, लाहौर में जाकर हमने डिफेंस सिस्टम को ही तबाह कर दिया था। बिल्कुल सही सुमेरा जी, आपने सही बोला है। अब जैसे पाकिस्तान ने जब यहाँ ड्रोन अटैक किए, तो जैसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको किस तरह विध्वंस किया और सारे अटैक्स को नलीफाई कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इसमें क्योंकि आप लोकेशन पता करके ही अटैक करेंगे, बिना लोकेशन के तो आप ऐसे ही, जिसको हम बोलते हैं, हमारे मोरओवर इंडिया ने जितने भी अटैक्स किए हैं बड़े ही प्रिसीजन अटैक्स किए हैं, एकदम टारगेटेड अटैक्स किए हैं ताकि कोलैटरल डैमेज जो है कम हो। तो ये बयानात, ये भी उनकी मनोस्थिति ही दिखा रहा है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अपने बेसिकली देखिए, उनके अंदर भी उनको भी जवाबदेही है, लोगों को भी है, ऑपोजिशन को भी है, अपनी मिनिस्ट्री को भी है, अपनी मतलब जो पार्टी के लोगों को तो जवाबदेही, पर वो दें तो क्या जवाब दें, अभी उनके पास जवाब नहीं है। इसीलिए आप ऐसे बयान सुन रहे हैं जो कि इलॉजिकल भी हैं और अनबिलीवेबल हैं।
जी हाँ, लेकिन पाकिस्तान को जवाब जिस तरह से दिया गया है, पाकिस्तान में जिस तरह से भारत ने जो अटैक किया और भारत ने उसे ओन किया, हमने कहा कि देखिए हमने यहाँ अटैक किया इस वजह से क्योंकि आपने ये अटैक किया था, तो ये हमारी जवाबी कार्रवाई थी। मैं इस पर आऊंगी आपके पास। दिल्ली में एयर रेड सायरन की टेस्टिंग की गई है, दिल्ली में चेतावनी के सायरन बज रहे हैं, पीडब्ल्यूडी मुख्यालय पर बजा ये सायरन, तो ये टेस्टिंग की गई है। देखिए ये सायरन पीडब्ल्यूडी मुख्यालय पर बजाया गया। ये सायरन सिर्फ टेस्टिंग के लिए बजाया जा रहा है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट अ टेस्ट। जो ड्रिल भी लगातार की गई हैं वो लोगों को तैयार रखने के लिए की गई हैं ताकि किसी भी ऐसी आपात स्थिति में आपको पता हो कि आपको क्या करना है। और अगर इस तरह का सायरन आप सुनते हैं तो जो आपको प्रोटोकॉल बताया जाए उसका आपको पालन करना चाहिए। घबराने के लिए नहीं है, टेस्टिंग के लिए सिर्फ। घबराहट पाकिस्तान में है, घबराहट पाकिस्तान में वहाँ के नेताओं के बयान में सुनाई दे रही है। ड्रोन अटैक पर शहबाज के मंत्री ने झूठ बोला है, हमने 25 ड्रोन मार गिराए, उन्होंने कहा। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा 25 में से कुछ ड्रोन अमृतसर में गिरे हों, ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने ड्रोन मार गिराए और कुछ अमृतसर में गिर गए हों, यह भी उन्होंने कहा। देखिए किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये सब बेतुके बयान है। क्यों बेतुके बयान है आपको ये समझाएंगे हम, तकनीकी तरीके से भी बताने की कोशिश करेंगे। ड्रोन हमलों को लेकर पाकिस्तान शहबाज के मंत्री बेतुके बयान दे रहे हैं, लेकिन सच ये है कि जंग के मैदान में भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान के आक्रामक रुख का खामियाजा ये हुआ है कि उसकी सुरक्षा में तैनात चाइनीज डिफेंस सिस्टम भी उसे गंवाने पड़े। कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। जी हां, हिंद का ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान लगातार दूसरे दिन दहल गया। भारतीय सेना ने इस बार ड्रोन से ताबड़तोड़ विस्फोट की। के ड्रोन हमले के बाद इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक, लाहौर से लेकर कराची तक आपातकाल लग गया। 7 मई की रात भारतीय वीरों के टारगेट पर आतंकी और उनके अड्डे थे, तो 8 मई को भारतीय सेना के टारगेट पर पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार थे। सात मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण में भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 जगहों पर आतंकी कैंप और हेडक्वार्टर ध्वस्त किए थे। 25 मिनट के इस ऑपरेशन में आतंक के 21 अड्डों और 100 से ज्यादा दहशतगर्दों का खात्मा हुआ था। 8 मई 2025 इस तारीख को भारत ने फिर से पाकिस्तान को दंड दिया। इस दिन हिंद की सेना ने पाकिस्तान के 3 शहरों में ड्रोन ब्लास्ट किए, पाकिस्तान के 3 एयर डिफेंस सिस्टम का नामो निशान मिटा दिया। भारत के ड्रोन विस्फोट से सबसे ज्यादा लाहौर, रावलपिंडी और सियालकोट दहले। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। लाहौर, रावलपिंडी और सियालकोट में भारत ने पाकिस्तान के HQ-9 डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तानी सेना के रडार को भी तहस नहस कर दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को इतना बड़ा दंड इसलिए दिया क्योंकि 7 और 8 मई की रात पाकिस्तानी फौज ने मिसाइल हमला कर भारत के 15 शहरों को एक साथ दहलाने की कोशिश की थी, लेकिन मुनीर सेना की यह कोशिश हवा में ही नाकाम हो गई।
पाकिस्तान ने पलटवार करने का प्रयास किया तो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही उसके मिसाइलों के परखच्चे उड़ा दिए। एक तरफ भारत ने पाकिस्तान के हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया और दूसरी तरफ पाकिस्तान को प्रचंड जवाब दिया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के लाहौर, रावलपिंडी और सियालकोट में आत्मघाती हरूप ड्रोन से विस्फोट किए। लेकिन इन तीनों शहरों के अलावा पाकिस्तान के कई और शहरों में जबरदस्त धमाके हुए। कराची, गुजरावाला, अटक, चकवाल, बहावलपुर, मियानो, छोर, शेखपुरा, घोटकी और सकवार में भी विस्फोट हुए। पाकिस्तान के इन शहरों में धमाके क्यों हुए, किसने किए, इसके पीछे कौन है, इस बाबत अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन पाकिस्तान के 1 दर्जन शहरों में जो धमाके हुए हैं उससे पाकिस्तान बुरी तरह से दहल गया है। लेकिन एक्शन रात में लगातार होता रहा। पीओके के मुजफ्फराबाद में भारत ने जबरदस्त एक्शन किया। पाकिस्तान के हमले का जवाब दिया गया। आतंकी कैंप को भी निशाना बनाया गया मुजफ्फराबाद में। तो देखिए मुजफ्फराबाद में किस तरह से भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई, पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी की जा रही थी। उसके बाद ये तस्वीरें मुजफ्फराबाद में जिस तरह से भारत ने हमला किया उसकी तस्वीरें हैं। यहाँ पर एक आतंकी कैंप को भी निशाना बनाया गया भारत द्वारा। तो भारत द्वारा लगातार पीओके में और एलओसी के इलाके में, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की जा रही थी, भारत ने भी यहाँ पर जवाबी कार्रवाई की है और मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को। मुजफ्फराबाद में क्या कुछ हुआ उसकी तस्वीरें। सिर्फ फिदाइन ड्रोन नहीं, भारत के पास हैं ये इजरायली हथियार जो पाकिस्तान को दफना देंगे। इजरायली वेपन जो पाकिस्तान को दफन कर देंगे। कौन कौन से हैं जान लीजिए। बराक 8 मिसाइल है भारत के पास, ये लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा जेट और ड्रोन मिसाइल का काल है ये। इसके अलावा हमारे पास स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल मौजूद है। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, टैंक और बंकर गाड़ियों को खत्म कर सकती है, ध्वस्त कर सकती है। हमारे पास स्पाइस 2000 बॉम्ब है, ये छत फाड़कर तबाही करता है, 60 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है। इसके अलावा हमारे पास पाइथन 5 मिसाइल है, ये एक्टिव रडार सीकर से लैस है, यानी ये रडार को सीक कर सकती है। रडार सीकर इस पे लगा होता है, 360 डिग्री एंगल से ये तबाही कर सकती है। हमारे पास हेरॉन ड्रोन है और एल्टा रडार है, निगरानी कर सकता है, खुफिया जानकारी जुटा सकता है, दुश्मनों की हरकत को नाकाम कर सकता है। और यही ड्रोन भारत ने इस्तेमाल किया था, हेरॉन ड्रोन, तब जबकि हमने लाहौर में जाकर पाकिस्तान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें जो अमृतसर से है। अमृतसर में पाकिस्तान ने हमला किया था, लेकिन उस हमले को नाकाम किया गया। पाकिस्तानी बम को डिफ्यूज कर दिया गया है। पाकिस्तान के सभी हमलों को भारत ने नाकाम किया है, लेकिन भारत की ताकत क्या है वो भी हमने आपको दिखाई। विक्रमजीत जी, भारत के पास ये तमाम हथियार हैं और भारत इन हथियारों का बखूबी इस्तेमाल भी कर रहा है। पाकिस्तान ये दावा करता है विक्रमजीत जी कि पाकिस्तान के पास बहुत से हथियार हैं, लेकिन सर अगर आप सुन रहे हो मुझे, पाकिस्तान ये दावा करता है कि उसके पास बहुत से हथियार हैं, उसे चाइना से मिले हैं, वो टर्की से हथियार हासिल कर रहा है, लेकिन वो उसे अपने घर में रखकर बैठा हुआ है, उनका वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, या उसके पास ये है नहीं, वो सिर्फ कहता है। नहीं सुमेरा जी, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली हमारी कैपेबिलिटीज़ में बहुत अंतर है। हमारे पास जो इक्विपमेंट है बहुत अंतर है। हम काफ़ी सुपीरियर हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में, तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं। किंतु यदि आप मेरे से पूछना चाहेंगे कि क्या हमारा की डिफरेंशिएटर है जी, मैं मतलब भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उस लेवल तक हमें ना जाना पहुँचना पड़े, किंतु जो हमारा की डिफरेंशिएटर वो है आज की डेट में है हमारी सबमरीन आर्म और हमारी न्यूक्लियर सबमरीन कैपेबिलिटी। वो जो हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो ऐसी हम उन विश्व के 3-4 ऐसे देशों में है जिनके पास वो कैपेबिलिटी है। वो कैपेबिलिटी हमारे पड़ोसी मुल्क के पास नहीं है। बाकी जो ये जो आपने अभी दिखाए हमारे एयर डिफेंस सिस्टम या हमारे वेपन सिस्टम, हमारे मिसाइल सिस्टम्स, इनसे हम लड़ सकते हैं, अवश्य लड़ सकते हैं।
किंतु परंतु यदि कोई एक्सट्रीम स्टेप पड़ोसी मुल्क उठाता है तो उसके काउंटर के लिए जो हमारे पास हमारे SSBNs हैं वो उनके पास नहीं है। हमारे पास हमारे पास वो कैपेबिलिटी, एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी और खास कैपेबिलिटी है। पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। पाकिस्तानी फौज के ठिकानों पर अफरा तफरी है। पाकिस्तान में 149 फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। लाहौर, रावलपिंडी और सियालकोट में हमले का अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए किस तरह से पाकिस्तान में अफरा तफरी है। एयरपोर्ट खाली है, वहां पर फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। 149 फ्लाइट्स को रद्द किया गया है। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट में हमले का अलर्ट जारी किया गया है। तो पाकिस्तान ने मानी है तबाही की बात। पाकिस्तान ने माना है, दुनिया के सामने भीख की गुहार भी लगाई है। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में दहशत दिखाई दे रही है। भारत द्वारा किए गए हमले के बाद भागी है पाकिस्तानी सेना भी। सभी एयरपोर्ट्स पर उड़ानें प्रभावित हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के अहम शहर जैसे लाहौर और रावलपिंडी और सियालकोट में हमले का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सुरक्षित जगह पर रहने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरजेंसी लागू है। खौफ में बाकी PSL मैच दुबई शिफ्ट कर दिए गए हैं। PSL के जो मैच चल रहे थे पाकिस्तान में, उन्हें अब दुबई शिफ्ट किया गया है। शहबाज शरीफ ने इमरजेंसी मीटिंग की है। और इस बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता दें जो आ रही है इस पूरे मामले में। भारत से जंग के बीच पाकिस्तान ने मदद मांगी है। दुनिया भर के देशों के सामने हाथ फैलाया है पाकिस्तान ने। भारत के हमलों से नुकसान का हवाला दिया गया। शहबाज सरकार ने वर्ल्ड बैंक से भी मदद की गुहार लगाई है। तो देखिए, मौका नहीं गंवाया है पाकिस्तान ने। वर्ल्ड बैंक से और मदद मांगने का गुहार लगा दी है, ये कहकर कि भारत द्वारा जो हमला किया गया उसमें नुकसान हुआ है और वर्ल्ड बैंक से मदद की गुहार लगा दी है। देखिए किस तरह से पाकिस्तान इस मौके पर भी अपने देश में जंग के बीच दुनिया से मदद मांग रहा है। 2 दिन में लेकिन घुटने पर आ गया है पाकिस्तान, साफ तौर पर दिखता है। दुनिया के सामने हाथ फैलाया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की आर्थिक हालत खराब है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है। दुनिया से भीख मांगने लगा है पाकिस्तान। सहयोगी देशों से आर्थिक मदद की मांग कर रहा है। विश्व बैंक से ज्यादा लोन देने की अपील कर रहा है। पाकिस्तान के शेयर बाजार में भारी गिरावट है। यानी पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे पर पहले से ही बुरी तरह से विफल था, अब उसे और ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन भारत पाक जंग पर चीन का बयान भी सामने आया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने यह बयान जारी किया है। चीन हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ है, कहा है चीन ने। मौजूदा घटनाक्रम से हम चिंतित हैं, दोनों देशों से संयम बरतने की अपील करते हैं। तो चीन एक तरफ समर्थन करता है पाकिस्तान का और फिर इस तरह का बयान भी देता है जिसमें कहता है कि दोनों देशों से हम संयम बरतने की अपील करते हैं। चीन ने पाकिस्तान को लेकिन आईना दिखाया है। विदेश मंत्रालय का बयान चीन की तरफ से आया। चीन किसी भी तरह के आतंकवाद का विरोधी है, यानी चीन भी आतंकवाद के विरोध में खड़ा हुआ है। तनाव क्षेत्रीय स्थिरता के लिए हानिकारक है। दोनों देशों से संयम बरतने की हम अपील करते हैं, कहा है चीन ने। बातचीत से विवाद सुलझाने के लिए कहा है चीन ने। बड़ी बात यह है कि भारत के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है चीन ने। आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा भी है, क्योंकि ये कहा है कि आतंकवाद को हम समर्थन नहीं करते हैं, कहीं से भी वो आतंकवाद अगर पनप रहा हो। अश्विनी सिवाज जी, कैसे देखते हैं, सबसे बड़ा समर्थक या कोई एक समर्थक अगर पाकिस्तान का दुनिया में है तो वो चीन है, लेकिन चीन भी भारत के खिलाफ उसने अपने इस बयान में कुछ नहीं कहा है। साथ ही आतंकवाद को लेकर कहा है कि वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कहीं पर भी हो। इसे किस तरह से देखते हैं इस बयान को चीन? देखो, सच्चाई ये है, पाकिस्तान अकेला पड़ गया। पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं है। पाकिस्तान के साथ 3 ही देश हैं कि चीन है, तुर्की है और अजरबैजान है। अगर हम चीन को देखें तो चीन एक बहुत चालाक देश है। चीन को अभी अमेरिका से निपट रहा है वो। हाँ, चीन को अमेरिका के साथ टैरिफ की प्रॉब्लम चली हुई है। वो जो वार है उसके लिए उसको भारत की जरूरत है, और साथ में भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है। चीन उसको लूज नहीं करना चाहेगा, तो ऐसे में वो कभी भी खुल के नहीं आएगा पाकिस्तान के साथ। 1971 में भी वो उसने कोई ऐसी खास मदद नहीं की थी, जबकि अमेरिका ने उसको प्रेशराइज किया था कि आप इस पाकिस्तान की मदद करें। तो मुझे लगता नहीं कि चीन खुल के आएगा। चीन ज्यादा से ज्यादा कुछ हथियार दे सकता है, और जो स्टेटमेंट दी है आतंकवाद के अगेंस्ट, वो एक प्रकार पाकिस्तान को घेरा है। पाकिस्तान को बताया कि पाकिस्तान इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं फॉल्ट में है, जिस प्रकार से उसने आतंकवादी घटना की। और जहां टर्की की बात है, जो ये सोचते हैं कि एर्दोगन एक मुस्लिम वर्ल्ड का मसीहा बनना चाहता है, वो हेल्प करेगा, वो भी मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि हमारे भारत की जो नेवी है
वो ब्लॉकेड लगा देगी और इनकी सप्लाई चेन को तोड़ेगी, तो कहीं ना कहीं तुर्की भी इतना नहीं कर पाएगा। अजरबैजान की कई काबिलियत नहीं है। तो सच्चाई है आज आईओसी और मुस्लिम वर्ल्ड में भी पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है। पाकिस्तान का समर्थन कोई नहीं कर रहा है। जो एक जगह जहां से उन्हें समर्थन या मदद मिल सकती थी वो भी चीन अगर था तो चीन भी उन्हें घेर ही रहा है। मदद अगर पहुंचाएगा भी तो किसी हद तक कुछ हथियारों की मदद कर सकता है, लेकिन सामने खुलकर नहीं आएगा क्योंकि खुद घिरा हुआ है। इस बीच बता दें आपको कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक अहम बैठक की है। तीनों सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री ने यह अहम बैठक की। जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसको लेकर यह बैठक की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अहम बैठक की है। तीनों सेना प्रमुख इस बैठक में मौजूद थे। आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पहलगाम हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान और आर्मी के लिए तबाही का पैगाम। चुन चुनकर भारतीय एयरफोर्स ने उन ठिकानों को ध्वस्त किया जहां हिंदुस्तान के खिलाफ गतिविधियों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और इस बार खुद पाकिस्तान ने आतंक परस्ती के सबूत जारी किए। ये तस्वीर पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब की है, जहां लश्कर के हेडक्वार्टर मुरीदके पर भारत ने हमला किया था, जिसमें आतंकवादियों की मौत हुई और इनके जनाजे में पाकिस्तानी सेना के आला अधिकारी शामिल हुए। यही वो गठजोड़ है जिसके खिलाफ हिंदुस्तान ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था। और अब इस वीडियो के जरिए पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने स्वीकार कर लिया कि हिंदुस्तान की कार्रवाई बिल्कुल सही है। इसलिए पाकिस्तान की आवाम ने भी अपनी ही फोर्स और सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आवाम की आवाज कहां हो मुनीर शहबाज। दरअसल भारत की जवाबी कार्रवाई से पहले ही पाकिस्तानी हुक्मरान बड़े बड़े दावे कर रहे थे, भारत को चेतावनी दे रहे थे, लेकिन भारत ने एक्शन ले लिया और जब पाकिस्तानी अवाम ने तबाही देखी तो उनका गुस्सा अपने ही हुक्मरानों पर फूट पड़ा, जो स्वाभाविक भी था। ये पीओके के कोटली में आतंकी कैंप की स्थिति है। भारतीय कार्रवाई में ये आतंक का केंद्र खंडहर बन गया, जिसके बाद लोग खुद वीडियो बनाने लगे और पाकिस्तानी हुकूमत और सेना को कोसने लगे। यानी उन्हें पता चल गया कि पाकिस्तानी हुकूमत और फौज की ताकत, रुतबा और तैयारी क्या है। दरअसल पाकिस्तानी हुक्मरान भारत के किसी भी एक्शन से पहले ही भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। आतंकवादियों और अपनी सेना के भरोसे भारत पर हमले की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन भारत का एक्शन तय था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने आतंक के 9 ठिकानों पर प्रहार किया। इनमें एलओसी के पास स्थित 5 टारगेट नष्ट हुए। इनमें पहला है सवाई नाला आतंकी कैंप, जो एलओसी से 30 किलोमीटर दूर लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। दूसरा मुजफ्फराबाद का सैयदना बिलाल कैंप था, जो जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया था। तीसरा था कोटली का गुलपुर कैंप, जो लश्कर का बेस था। चौथा भिंबर का बरमाला कैंप, जो एलओसी से 9 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग सेंटर था। और 5वां कोटली का बास कैंप था, जहां लश्कर के फिदाइन तैयार होते थे। एक बड़ी खबर लेकिन आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो अहम बैठक की, इसमें तीनों सेना प्रमुख शामिल थे। जो हालात अभी बने हुए हैं उसमें समीक्षा भी की गई, अभी तक के हालात की और आगे की रणनीति पर भी चर्चा की गई। तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस इस बैठक में मौजूद रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ। इस बीच राजस्थान के जैसलमेर में जिंदा बम मिला है। किशन घाट के पास नर्सरी के सामने मिला ये बम। मौके पर पहुंची है सेना और एयरफोर्स की टीम और इस बम को मिलने वाली जगह को सील कर दिया गया। देखिए, इस जगह को सील किया गया। यहाँ पर किशन घाट के पास ये बम मिला था, नर्सरी के सामने ये बम मिला था, जिसके बाद यहाँ पर सेना और एयरफोर्स की टीम पहुंची और इस इलाके को, इस जगह को जहां पर ये बम मिला, उसको सील किया गया है। जैसलमेर में ही एक और जिंदा बम भी मिला, इसकी जानकारी मिली। गजरूप सागर क्षेत्र में भी जिंदा बम मिला। बम डिफ्यूज करने की कोशिश वहां पर भी जारी है। सेना की टीम ने यहां पर जांच शुरू की है। पूरे इलाके को खाली कराया गया है, इस इलाके को सील किया गया है और फिर इस बम को डिफ्यूज किया जाएगा। लेकिन पहले अहम जानकारी जुटाई जाएगी, जिसके बाद इस बम को डिफ्यूज किया जाएगा।
तो देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जिंदा बम मिलने के बाद जानकारी दी गई तो यहाँ पर सेना की टीम पहुंची है। डिफ्यूज किया जाएगा इस बम को, लेकिन इस इलाके को सील किया जाएगा। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दोनों जगह जैसलमेर में, दोनों जैसलमेर की तस्वीरें हैं अलग अलग जगहों की, और यहाँ दोनों जगह जिंदा बम मिला है। उसकी जानकारी मिलने के बाद यहाँ पर सेना की टीम पहुंची, एयरफोर्स की टीम पहुंची और इस इलाके को सील किया गया। इसको डिफ्यूज किया जाएगा। अहम जानकारी जुटाई जाएगी।